बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 4 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, दो ध्रुव ले रखे हैं चुंबकों के एन और एस, नॉर्थ और साउथ। इस पे हमने क्या किया, एक आयताकार कुंडली ले रखी है। टॉपिक आप डाल सकते हैं अपने नोटबुक में, धारावाही आयताकार कुंडली पर आरोपित बल व बल आघूर्ण की गणना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे जो आयताकार कुंडली है इस पे आरोपित बल देखेंगे और इसके बल आघूर्ण की गणना भी करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक आयताकार कुंडली है जिसमें अपन ने आई धारा प्रवाहित कर दी। धारा प्रवाहित करते ही क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। यहाँ पे अलग अलग भुजाओं पे देखेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे ए बी सी डी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने एल और बी मान रखी है। ठीक है, एल तो क्या हो गई लंबाई और बी क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। यहाँ पे बी सी भुजा पे बल जो लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है, उसको माना अपन ने F1। F1 ऊपर की ओर लगेगा और इसके सामने जो AD भुजा है इस पे हमने बल माना F2, ये नीचे की ओर लगेगा। ऐसे इधर वाली भुजा जो है इस पे हमने बल मान लिया F3, ये तल के लंबवत होगा, और F4 ये भी क्या होगा, तल के लंबवत होगा। एक बल अंदर की ओर, एक बल क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो चलिए आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए, धारावाही आयताकार कुंडली पर आरोपित बल व बल आघूर्ण की गणना। तो अपन क्या लिखें, अपन ये लिखेंगे कि चित्रानुसार एक आयताकार कुंडली अपने पास क्या है, प्रदर्शित है। जो अपन ने चित्र बना रखा वो कैसा है, आयताकार कुंडली है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने क्या मान रखी है, लंबाई तो हमने L मान रखी है और चौड़ाई हमने क्या मान रखी है, B मान रखी है। लंबाई L है, चौड़ाई क्या है अपने पास, B है। हमने ये भी मान लिया कि कुंडली में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित होने पर इसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसके कारण आयताकार कुंडली जो है उसके प्रत्येक भुजा पर क्या प्राप्त होगा, आपको चुंबकीय बल प्राप्त होगा। यानी चुंबकीय बल क्या हो जाता है, कार्यशील हो जाता है। हमने सुविधा के लिए माना कि क्या मान लिया, प्रत्येक भुजा पे क्रमशः जो बल है, कौन सा बल, चुंबकीय बल, वो क्या है, F1, F2, F3 और F4। क्लियर यहाँ तक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक बल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो एक एक बल के बारे में सोचने से पहले हमने ले लिया धारावाही जो लूप है उसका सदिश क्षेत्रफल A मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र B के साथ वो जो सदिश क्षेत्रफल है वो कितने कोण पे है, थीटा कोण पे है, ये भी ले लिया हमने, ताकि आगे हमें गणना में समस्या नहीं आए। हमने माना भुजा BC पे कार्यशील बल क्या है, चुंबकीय बल जो है वो कितना है, F1 है। अब चुंबकीय बल की परिभाषा तो आप जानते हो, I L क्रॉस B होता है। ये होता है I, है ना, डेल L क्रॉस B, छोटा सा ले लिया। डेल L की जगह यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लंबाई कितनी है आपके पास, देखिए भुजा BC पे चले जाइए, भुजा BC पे जाते हैं, इसकी दूरी बताइए। इसकी अपन दूरी की बात करें, ये दूरी कितनी है, तो आपने क्या मान रखी है दूरी, ये दूरी अपन ने क्या मान रखी है, B से C तक की स्मॉल b। क्या ले रखी है अपन ने, स्मॉल b। तो वहां पे हम क्या करेंगे, डेल L की जगह स्मॉल b का प्रयोग करेंगे। ये कर लिया, ठीक है, B क्रॉस B, है ना। यहाँ पे जो F1 की दिशा है वो क्या होगी, ऊर्ध्वाधर होगी, ऊपर की ओर। F1 की दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, F1 क्या है, आप चाहे तो बता सकते हैं, अपन ने शुरू में भी कह दिया। F1 क्या है, भुजा BC पे कार्यशील चुंबकीय बल है। यहाँ पे I क्या है, तो I क्या है, भुजा BC में प्रवाहित धारा है, और B क्या है, B आपका चुंबकीय क्षेत्र है। इतना डिटेल लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर ये बातें यहाँ पे। अब हम एंगल देखेंगे, मान लिया उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, मान भी रखा है। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे जो अपने पास F1 आएगा वो कितना आएगा, तो F1 जो आएगा अपन ने लिख रखा है I, और क्या लिख रखा है अपन ने, B क्रॉस B लिख रखा है। हमने ये लिख रखा है B क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट हटाएं, अपन क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट हटा दें। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे दिया आएगा I B साइन थीटा और n कैप। मापांक लेना चाहता हूं तो जब मैं मापांक लूंगा तो यहाँ से वेक्टर हटा दूंगा, और वेक्टर हटाऊंगा तो बच्चों ये आएगा अपने पास F1 बराबर I B और साइन थीटा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, F1 आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, F1 आ गया। समझ गया F1 को। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, F2 निकालते हैं। यहाँ पे हम F2 निकालें, हमने मान लिया कि DA पे लगने वाला चुंबकीय बल कितना है, F2 है। वही आप परिभाषा से क्या लिखोगे, I डेल L क्रॉस B, और डेल L की जगह क्या लेंगे, वापस से B लेंगे,
और बी क्रॉस बी को हल करेंगे, एन के हटा लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इस वक्त जो F2 होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा। F2 क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया, F1 ऊपर की ओर हो गया, बात ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं तीसरे पे। भुजा AP पे लगने वाला चुंबकीय बल मान लिया मैंने F3। कहां पे, AB पर। AB पे लगने वाला क्या मान लिया अपन ने, F3 मान लिया। कहां पे, चित्र को एक बार देख लें तो वहां आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए मैं ले चलता हूं आपको वापस चित्र पे। तो ये भुजा है अपने पास AB, इस पे लगने वाला बल मैंने क्या माना, F3 मांगा। ठीक है, F3 मान लिया। अब देखिए बल तो F3 हो गया, जब मैं निकालूंगा तो वही होगा IL क्रॉस B से। L तो यहाँ पे L ही होगा क्योंकि लंबाई अपन ने क्या किया, L ले रखा है, और क्रॉस B यानी चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे चलते चलते आप देख लीजिए L और B में एंगल कितने डिग्री का है। यहाँ पे हम देख रहे हैं L और B में एंगल कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, L और B परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। L और B क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। लंबवत होने का मतलब थीटा का मान कितना लेंगे अपन, 90 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, F3 बराबर ILB साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान तो आपको सबको ही पता है, कितना होता है, 1 होता है। अपन ने रख दिया तो बच्चों F3 बराबर ये आ गया ILB। ये जो F3 है इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, तल के तो लंबवत होगी लेकिन किधर, अंदर की ओर होगी, यानी अंदर जाते हुआ तल के होगा। चलिए चौथे की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, चौथी भुजा बची। चौथी भुजा है आपके पास CD, और उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है माना हमने F4। वही फॉर्मूला IL क्रॉस B। L और B के मध्य का एंगल फिर से वही 90 डिग्री होगा। साइन 90 का मान 1 होता है, आपको पता ही है। थीटा 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 रखा, अपने पास F4 आ गया ILB। यहाँ पे जो अपने पास F4 की दिशा है वो क्या होगी, तल के लंबवत होगी लेकिन बाहर निकलते हुए होगी। तल के लंबवत होगी और बाहर निकलते हुए होगी। अब देखिए भुजा BC और DA पे लगने वाले बल कौन से थे, आपके वो बल थे F1 और F2। वो परिमाण में क्या आए, बराबर आए, लेकिन दोनों की दिशा क्या थी, विपरीत थी और एक ही लाइन में थे, यानी यूं थे। ये अपने पास यूं लगा, ऊपर F1 लगा, नीचे क्या लगा, F2। दोनों बराबर निरस्त, दोनों बराबर विपरीत दिशा में ना, इसलिए क्या हो गए, निरस्त हो गए। वो क्या हो गए, अपने निरस्त हो गए। अब बचा क्या आपके पास, अब आपके पास बच गया कौन सा, भुजा AB और CD पे लगने वाले चुंबकीय बल F3 और F4। ये क्या है, परस्पर परिमाण में समान है और दिशा में भी क्या है, विपरीत है। समान है, दिशा भी क्या है इनकी, विपरीत है, लेकिन संरेखित नहीं है। भाई ऐसा तो है, ये एक तो ये मान लो ये F3 था और ये क्या था, F4 था। दिशा विपरीत है, परिमाण बराबर है, लेकिन क्या है, एक ही लाइन में नहीं है। और एक ही लाइन में नहीं है इस कारण एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, निरस्त नहीं कर सकते। और इस प्रकार क्या होता है, वहाँ पे एक बल आघूर्ण बन जाता है कुछ इस तरह। देखिए यहाँ पे ये F3 और ये F4, ये क्या होगा, आघूर्ण बन जाता है, ये टर्न करने लगता है, घूमने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बल आघूर्ण बन जाता है। यानी कहने का मतलब एक बल आघूर्ण तैयार करते हैं जिससे कुंडली क्या करती है, घूमने लगती है। कुंडली क्या होती है, घूमने लगती है। एक बात और याद रखना है अपने को, आयताकार लूप पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अतः F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 का मान कितना होगा, 0 होगा। कहने का मतलब है कि लूप में किसी प्रकार की स्थानांतरित गति नहीं होती है। ठीक है, स्थानांतरित गति नहीं होती, वहां पे आघूर्ण आता है, इसलिए कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण हमने मान लिया टो। ठीक है, टो की परिभाषा आप लोगों को पता ही है, बल का परिमाण गुणा होता है कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी। फॉर्मूले से देखें तो टो बराबर हो जाएगा ILB क्रॉस B होगा, और B क्रॉस B को खोलेंगे तो क्या होगा अपने पास, ये अपने पास साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, टो बराबर क्या होगा, ILB साइन थीटा। अपन ने क्या किया, LB को एक साथ लिख लिया, इस L को इस B को एक साथ लिख लिया। ऐसा करने से क्या फायदा, क्योंकि ये क्या है, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। तो अपन उसकी जगह क्या करें, एक कैपिटल A लिख देते हैं। तो टो बराबर आ गया IA, क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है, साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल है। तो टो बराबर आ गया IAB साइन थीटा। चीज मैंने बता दी, A क्या है आपका, B क्या है और थीटा क्या है, बताया हुआ है आपको। A आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा कुंडली के तल पे खिंचा गया अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का क्या है, कोण है। ठीक है, और अल्फा, अगर अल्फा निकालना चाहें तो अल्फा क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है।
तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, दूसरा वाला एंगल ले लिया। दूसरा वाला एंगल लिया तो टो बराबर क्या हो गया, आई ए बी साइन 90 माइनस एल्फा, और ये अपने को पता है साइन 90 माइनस एल्फा क्या होता है, कोस एल्फा होता है। तो यहाँ पे अपने पास टो का मान कितना आ गया, टो का मान ये आ गया आई ए बी कोस एल्फा। आई ए बी क्या हो गया, कोस एल्फा। एन कुंडलियां हैं तो एन लगाया जा सकता है, टो को हम क्या लिख सकते हैं, एन आई ए बी कोस एल्फा। देखिए यहाँ पे वो जो सूत्र बताया वहाँ पे आई क्या था, आई क्या था, आई आपका था आयताकार कुंडली में प्रवाहित धारा, ए क्या थी आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल, बी क्या था चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे एक अल्फा आ गया था बीच में। अल्फा क्या था, अल्फा था चुंबकीय क्षेत्र और आयताकार लूप के तल के मध्य का कोण, तल के मध्य का कोण। थीटा क्या था, तो थीटा था कुंडली के तल पे खींचा गया अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन क्या करें, टो को हमने लिख दिया एम बी कोस एल्फा। कैसे लिखा, हमने क्या किया, इसको एन आई ए को हमने क्या मान लिया, एम मान लिया। तो ये टू आ गया आपका एम बी कोस एल्फा, और कोस एल्फा को आप अभी देखा आपने, कोस एल्फा किसके बराबर था, आपने देखा कोस एल्फा यहाँ पे किसके बराबर था, साइन थीटा के। तो टो को हम क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। और वेक्टर में दिखाना चाहें तो ये तो कॉमन सेंस है अपना, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो क्या हो गया, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपसे पूछा जाएगा एम क्या है, तो एम वहाँ पे क्या था, चुंबकीय आघूर्ण था। एम क्या था, चुंबकीय आघूर्ण था, जिसका मान कितना लिया गया था, एन आई ए। एन आई ए यानी एन क्या होता है, एन होता है कुंडली में फेरों की संख्या। साथ में आपको ये याद रखना है, ये जो टो होता है इसकी दिशा क्या होती है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल के लंबवत होती है। कॉमन सेंस की बात है, पहले भी बताया हुआ है। ये जो टो आएगा इसके क्या होगा, तल के लंबवत आएगा, दोनों जिस तल में है उसके क्या होता है, लंबवत होता है। पहले भी आपको वेक्टर फॉर्म में ये बताया गया है। तो बस आपको क्या करना है, सूत्र याद रखने हैं। अपने को क्या करना है, यहाँ जो फॉर्मूला आया है ये फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के करने के काम आते हैं। चलिए इनके कुछ केसों की बात कर लें, विविध प्रकार के केस देख लें। सबसे पहले मैं क्या करूँ, थीटा का मान 0 कर दूँ या फिर 180 कर दूँ। थीटा का मान 0 कर लें या 180 कर लें। एक तो अल्फा कितना होगा, अल्फा आपने बताया कि 90 माइनस थीटा है। अल्फा क्या है, 90 माइनस थीटा है। थीटा बराबर मैं 0 लेता हूं तो अल्फा का मान कितना आता है, 90 माइनस 0 यानी 90 आता है। अल्फा का मान कितना आता है, 90 आता है, ठीक है। तो टो बराबर होता है एन आई ए बी कोस एल्फा। कोस 90 का मान आपको पता होगा, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। और कोस 90 का मान 0 होता है, जिससे टो का मान क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा फॉर्मूला में रख सकते हैं एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा का मान आपने 0 लिया है, यहाँ पे साइन 0 का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो टो का जो मिनिमम मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। दोनों में से किसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस की बात करूं, मैं क्या करूं, थीटा का मान 90 डिग्री ले लूं। थीटा का मान क्या करूं, 90 डिग्री ले लूं। जब थीटा का मान 90 दूंगा तो अल्फा क्या होगा, इस बार 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा एन आई ए बी कोस एल्फा, यहाँ पे अल्फा का मान 0 लेना है। अल्फा का मान 0 लेंगे तो कोस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 रख दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास टो का मान ये आएगा एन आई ए बी, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूँ, थीटा का मान आप 90 ले रहे हो तो साइन 90 रख लें, क्योंकि साइन में आएगा। साइन 90 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। इस वाले फॉर्मूले से ही ये प्राप्त होगा, टो बराबर एन आई ए बी, ठीक है। अब आपको क्या लिख सकते हो, आपको पता ही है एन आई ए को क्या लिखा था, एम, तो ये एम बी हो गया है ना। ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसका मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो दोनों मान याद रखने हैं। यदि आप थीटा का मान 0 लेते हैं या 180 लेते हैं तब आपको टो क्या होता है, मिनिमम प्राप्त होता है 0। जब आप थीटा का मान 90 लेते हैं या फिर अल्फा का मान 0 लेते हैं, उस वक्त आपको टो मैक्सिमम प्राप्त होता है एम बी के बराबर। और ये जो विद्युत मोटर है ना, आपने देखा हो मोटर इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। विद्युत मोटर क्या होता है, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। जब आपने कक्षा 9-10 में विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा इस तरह क्या होता है, आयताकार कुंडली होती है, वो घूमती रहती है, उसके पूरे प्रोसेस को समझाया गया है। वो इसी प्रोसेस पे कार्य करता है, ठीक है बच्चों। आज के कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।